अरे मम्मी, अब इससे बुरा मेरे साथ और क्या होगा। मैंने सोचा था कि मेरे देवर सचिन की शादी होगी, देवरानी आएगी तो मुझे अपने सास ससुर से छुट्टी मिलेगी। इतने साल तक सब मजे से रह रहे थे ना। फिर पिछले साल मेरे सास ससुर मेरे यहाँ क्यों आ गए। कितने सपने सजाए थे मैंने कि देवरानी के आने के बाद ये लोग उसके साथ रहने चले जाएंगे। पर हुआ क्या, ये लोग तो बीमारी की तरह मेरे घर में डेरा जमाए बैठे हैं, जाने का नाम ही नहीं लेते हैं। बबीता अपनी माँ कामिनी जी से फोन पर कहती है। कामिनी जी बोली, क्यों, अब क्या कर दिया तुम्हारे सास ससुर ने जो इतनी चिढ़ी हुई हो। बबीता बोली, अब देख लो ना माँ, मेरा देवर सचिन अपनी पत्नी को लेकर विदेश चला गया है और मेरे सास ससुर ने अपना घर किराए पर चढ़ाकर हमारे घर पर डेरा डाल लिया है। मानो सास ससुर ना हो, कोई वायरस हो जो चिपक गया है। कामिनी जी बोली, अच्छा, अपना पुराना घर उन्होंने किराए पर लगा दिया और उसका किराया वो किसको देते हैं। बबीता एक पल को रुकी और बोली, हाँ, उस किराए का 2/3 पैसा हमें ही देते हैं, पर घर में काम कितना बढ़ गया है। और ये सोचिए कि मेरे घर में जगह भी तो घिर गई, एक कमरा तो कम हो गया ना। प्राइवेसी नाम की तो कोई चीज ही नहीं रही। हर वक्त हम उनकी निगाहों के सामने रहते हैं। एक डर सा बना रहता है कि कुछ भी गलती हो गई तो लंबा चौड़ा लेक्चर सुनो, और क्या। कामिनी जी बोली, पर बेटा ये भी तो देखो, उनके रहने से तुम बच्चों से फ्री तो हो गई हो। बबीता गुस्से से बोली, अच्छा, फ्री हुई हूँ, बच्चे भी अब उनकी ही बातें सुनते हैं, हमारी तो सुनते ही नहीं। बच्चों को भी क्या मालूम कि उनके दादा दादी ऐसी बीमारी है जो हमारी जिंदगी को खाती जा रही है। पता नहीं इस मर्ज का कोई इलाज भी है कि नहीं। तभी बबीता का 9 वर्षीय बेटा पीयूष हैरानी से बोला, बीमारी? कहाँ है बीमारी? किसको हो गई है बीमारी? कहीं ये कोरोना वायरस फिर से तो नहीं आ गया मम्मी? क्या आपने उसे देखा है? बबीता ने धीरे से फुसफुसाकर अपनी माँ से कुछ कहा और फिर फोन रख दिया। फिर अपने बेटे को समझाते हुए बोली, अरे पीयूष बेटा, कुछ बीमारियां आंखों से कहाँ दिखती हैं, वो तो बस ऐसे चिपक जाती है कि जल्दी जाने का नाम ही नहीं लेती, जैसे तुम्हारे। अभी बबीता आगे कुछ कहती उससे पहले ही उसके सास ससुर मधुरिमा जी और किशोर जी ने रसोई में प्रवेश किया। मधुरिमा जी बोली, बहू, बच्चों को ऐसे डराते नहीं हैं, और पीयूष बेटा, कोई बीमारी ऐसी नहीं होती जिसका कोई इलाज नहीं होता, और जहां हम सब एक साथ हो वहां बीमारी कैसे आ सकती है। चलो जाओ, तुम बाहर खेलो। बहू, रसोई का सारा सामान मिल गया है। कहते हुए मधुरिमा जी ने सारा सामान टेबल पर रखा और अपने हाथ धोने लगी। बबीता ठंडी सांस भरते हुए बुदबुदाई, अच्छा हुआ मैंने इनका नाम नहीं लिया था। मम्मी जी, क्या कहूं, आजकल इतनी नई नई बीमारियां आ रही हैं कि दिमाग का दही हो गया है। अब हर समय बीमारियों की ही बात दिमाग में चलती रहती है, तो बस ऐसे ही मुंह से निकल जाता है। आप हॉल में जाकर बैठिए, मैंने और कौशल ने तो चाय पी ली है, मैं आप लोगों के लिए चाय बनाकर लाती हूँ। मधुरिमा जी बोली, कौशल घर में है? मुझे लगा वो ऑफिस गया होगा। मधुरिमा जी के पति किशोर बाबू बोले, क्या कौशल घर में है? तबीयत तो ठीक है ना उसकी? कौशल बेटा, बेटा कौशल। पुकारते हुए किशोर बाबू कौशल के रूम में चले आए। पिता को देखते ही कौशल बोला, पापा मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सिर में दर्द था तो सोचा आज घर से ही काम कर लेता हूँ। अभी अभी चाय बनवा कर पी है, अभी बेहतर महसूस कर रहा हूँ। मैं सो रहा था और आप लोग बाजार चले गए, ये अच्छी बात नहीं है। बबीता आप लोगों को कितनी बार मना कर चुकी है, फिर आप लोग बबीता की बात क्यों नहीं मानते हैं? कितनी बार आप लोगों से कहा है कोरोना फिर से दूसरे शहर में आ रहा है, और वैसे भी 60 से ऊपर की उम्र के लोगों को ही ज्यादा खतरा होता है, और मौसम भी ठीक नहीं है, तो आप लोग रिस्क क्यों लेते हैं? आराम से घर पर रहिए, आपको कुछ हो गया तो। मधुरिमा जी और किशोर बाबू एक दूसरे को देखने लगे और सोचने लगे कि बबीता ने कब मना किया हमें, बल्कि आए दिन वो ही तो हमें सामान की लिस्ट पकड़ा देती है, खुद तो घर से निकलती ही नहीं, बस इतना कहती है कि सुबह मास्क लगाकर जाया कीजिए। मधुरिमा जी धीरे से किशोर बाबू से बोली, बहू ने कौशल के सामने खुद को अच्छा साबित करने के लिए कहा होगा। खैर छोड़िए, वैसे भी आजकल की बहुएं सास ससुर को बीमारी ही समझती हैं। किशोर बाबू ने बात बदली और बोले, अरे बेटा, हमें कुछ नहीं होता, हमने शुद्ध चीजें खाई पी हैं, और हमें अगर कुछ हो भी गया तो क्या, सब काम जिम्मेदारियां हमने पूरी कर ली, अब आगे की जिम्मेदारी तुम्हें पूरी करनी है। कहते कहते वो मुस्कुरा दिए। कौशल बोला, कैसी बात करते हो पापा,
माता पिता हर मर्ज की दवा होते हैं और मैं नहीं चाहता आप लोगों को कुछ हो जाए तो कल से आप दोनों बिल्कुल कहीं नहीं जाएंगे। और मेरा भी तो काम ऑनलाइन होता है तो घर से ही ऑर्डर कर दिया करेंगे। बस मैंने बोल दिया, कल से आप दोनों कहीं नहीं जाएंगे। दोनों वृद्ध दंपति अपनी परवरिश पर गर्व महसूस कर रहे थे। वहीं पास में खड़ी बबीता गुस्से में लाल पीली हो रही थी। अचानक से कौशल बोला, बबीता एक और कप चाय बनाओ ना मेरे लिए, मैं भी मम्मी पापा के साथ फिर से चाय पी लूंगा। चलिए आप दोनों भी कपड़े बदल लीजिए और कपड़े वॉशिंग मशीन में डाल दीजिएगा, खुद मत धोइएगा। मैं या बबीता आखिर में मशीन चला देंगे। बबीता चेहरे पर झूठी मुस्कुराहट लिए बोली, मैं सबके लिए चाय बनाकर लाती हूँ, और फिर सबसे आंखें चुराते हुए किचन की ओर चली गई। अगले दिन किशोर बाबू ने देखा कौशल को हल्के बुखार के साथ खांसी भी हो रही थी। उन्होंने तुरंत फैमिली डॉक्टर को बताया तो डॉक्टर ने कहा, किशोर बाबू घबराइए नहीं, ये कोरोना नहीं, फिर भी ख्याल रखिए। अब बच्चा बीमार हो तो माँ बाप को चैन कहाँ मिले। चाहे बच्चा छोटा हो या बड़ा, उसकी तीमारदारी में वो जुट जाते हैं। कौशल के मना करने के बाद भी किशोर बाबू बाजार गए, उसकी दवाई लेकर आए और इधर मधुरिमा जी उसे काढ़ा बनाकर पिलाने लगी और बबीता से बोली, बहू थोड़ा इसके सिर पर बाम भी लगा दिया करो, इसे राहत मिलेगी। मम्मी जी, मैं आपकी पोती पूर्वी के हाथों में बाम भेजती हूँ, आप ही लगा दीजिए, मैं बच्चों को खाना देने जा रही हूँ। इतना कहते हुए बबीता वहां से चली गई। कौशल महसूस कर रहा था कि कुछ दिन से बबीता कोई ना कोई बहाना करके उससे दूर रहने की कोशिश कर रही है और बच्चों को भी उसके पास नहीं आने देती है। मम्मी पापा से ही उसके सारे काम करवा लेती, यहाँ तक कि बच्चों को सुलाते सुलाते उनके कमरे में ही सो जाती थी। आखिर बात क्या थी? रात में अगर कभी कौशल खांसते खांसते उठकर बैठ जाता तो मधुरिमा जी उसे गर्म पानी पिलाती, माथा सहलाती तो कौशल पूछता, मम्मी आप यहाँ, बबीता कहाँ है? क्या फिर वो बच्चों को सुलाते हुए उनके कमरे में ही सो गई? मधुरिमा जी बोली, बेटा मैं हूं ना, बहू को इतना काम होता है, थक जाती है बेचारी, हो सकता है उसे अपने बच्चों की चिंता हो रही होगी, तुम फिक्र मत करो। कौशल बोला, माँ कहना तो नहीं चाहता था पर मैं खूब समझ रहा हूँ। कुछ दिनों से जब मैं घर में रह रहा हूँ तो बबीता की हर एक हरकत पर मेरी नजर रहती है। घर में रहकर उसकी असलियत अब मेरे सामने आ रही है। सोच रहा हूँ जब मैं घर पर नहीं रहता हूँ तब आप लोगों के साथ कैसा सुलूक होता होगा। अब मुझे समझ में आ रहा है, आखिर आप लोगों के आने के बाद उसने मेड क्यों हटा दी। यहाँ तक कि बच्चों को भी बस स्टॉप तक लाने और छोड़ने का काम आप पर और पापा पर डाल दिया। घर के बर्तन झाड़ू सब काम आपको थमा दिए। मधुरिमा जी एक पल को ठिठक गई, फिर बात को संभालते हुए बोली, नहीं बेटा, उसने कुछ नहीं कहा था हमें। अरे हमने खुद ही सोचा कि अब हम घर में रहते हैं तो थोड़ी मदद हो जाएगी, यही सोचकर हम खुद ही घर का काम कर लेते हैं। वैसे भी शरीर भी थोड़ा चलना चाहिए, वरना बैठे बैठे जंग लग जाएगा। बुढ़ापे का शरीर बीमारी से कम नहीं होता है, तुम ऐसा कुछ मत सोचो। कौशल बोला, नहीं माँ, आपको जो कुछ करना है कीजिए, पर घर के बर्तन झाड़ू पोछा और बाजार का काम आप लोग नहीं करेंगे। क्या आपकी जगह अगर बबीता के माता पिता होते तो उनसे वो ये सब काम करवाती? अपने माता पिता के लिए इतनी इज्जत और मेरे माँ बाप को वो कहीं बीमारी तो नहीं समझती है। मुझे सर्दी खांसी क्या हुई, उसने मुझे मेरे बच्चों और खुद से अलग कर दिया। क्या रिश्ते बीमारी जैसे होते हैं माँ? मधुरिमा जी कौशल के सिर पर हाथ रखकर बोली, नहीं बेटा, ऐसा मत सोचो, माँ बाप मर्ज नहीं दवा होते हैं। जिस दिन बहू को इस रिश्ते की समझ आ जाएगी उस दिन उसकी आंखों पर से पर्दा हट जाएगा। तुम आराम करो, ये सब मत सोचो कौशल। कौशल का सिर सहलाते सहलाते मधुरिमा जी भी थोड़ी अपनी पीठ सीधी करने लगी और वहीं सो गई। दीवार से कान लगाए बबीता माँ बेटे की बातें सुन रही थी। उसने तुरंत अपने कमरे में जाकर चुपके से अपनी पुरानी काम वाली रीना को फोन किया और बोली, देख तेरे बिना नहीं हो पाएगा, तुम 6 बजे किचन के पिछले दरवाजे से आकर बर्तन और सफाई का काम कर जाया करना, और पिछले महीने जो मैंने तुम्हें 500 रुपए एडवांस दिए थे उसे भी रख लो, लौट आने की जरूरत नहीं है। पर हम दोनों के बीच जो बात हुई है वो घर में किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। रीना भी मान गई। अब सबके जागने से पहले रीना रसोई और साफ सफाई का काम निपटा कर पिछले दरवाजे से निकल जाती। 3-4 दिन बाद कौशल की भी तबीयत कुछ ठीक हो रही थी। वो 8 बजे जब सोकर उठा
तो किचन साफ सुथरा देखकर उसने अपनी पत्नी बबीता की मन ही मन सराहना की और सोचा, चलो उसने बिना कहे उसकी माँ की तकलीफ तो समझी। थोड़ी देर बाद बबीता सबके लिए चाय लेकर आई तो मधुरिमा जी बोली, वाह बहू, आज तो तुमने सफाई के सारे काम अकेले ही निपटा लिए और सुबह सुबह नहा धो भी ली। बबीता बोली, जी मम्मी जी, बस नाश्ता बनाने जा रही हूँ। मैंने सोचा देर से सब शुरू करती हूँ तो सारा दिन रसोई और सफाई में ही निकल जाता है, इसीलिए थोड़ा जल्दी उठकर रसोई का सारा काम निपटा लिया। दुनिया में इतनी बीमारियां होती जा रही हैं, ना जाने किसका नंबर कब आ जाए। सोचिए, गरीब मजदूर बेचारे भूखे प्यासे कैसे काम करते होंगे। ऊपर से सर्दी में बारिश हो जाती है, तब तो उन्हें और परेशानी होती होगी। इसलिए मैं सोच रही हूँ अब रीना को वापस काम पर बुला लेती हूँ। आप क्या कहती है? मधुरिमा जी बोली, बिल्कुल सही फैसला लिया बहू तुमने। चलो खाना बनाने में मैं भी तुम्हारी मदद करती हूँ, काम जल्दी निपट जाएगा। इतना कहकर मधुरिमा जी खाली कप और बर्तन उठाकर किचन में चली गई। रसोई का सारा काम तो पहले ही रीना करके जा चुकी थी, तो रसोई को साफ सुथरा देख मधुरिमा जी बोली, अरे वाह बबीता, तुमने तो बर्तन भी धो लिए, रसोई कितनी साफ है। बबीता झट से बोली, मम्मी जी आप जाइए और अपने बेटे के साथ बैठिए, मैं बाकी का काम कर लूंगी। हाँ, सब्जी भले काट दीजिए, मैं सब्जी धोकर डाइनिंग टेबल पर ले आती हूँ। तभी बबीता के फोन पर उसकी माँ कामिनी जी का फोन आया और वो फोन पर बातें करते हुए काम करने लगी। मधुरिमा जी रसोई से निकली ही थी कि बबीता बड़बड़ाने लगी, अरे मम्मी क्या बताऊं, अभी अभी किचन से उनको बाहर किया है, किचन में रहेंगी तो कुछ ना कुछ कमेंट अवश्य करती रहेंगी। बहू बोला था ना, अच्छे से आलू को भुनो तभी पराठे टेस्टी बनेंगे। गैस खुली मत छोड़ो, जो बर्तन इस्तेमाल करने हैं उसे पहले अपने सामने रखो, काम हो गया तो नल बंद कर देना। पानी वेस्ट करना अच्छी बात नहीं होती है, और सामान इस्तेमाल करने के बाद उसे वापस अपनी जगह पर रखो तो किचन साफ सुथरा रहता है, वगैरह वगैरह। जी जल उठता है मेरा, अपने घर में भी मैं अपने तरीके से रह भी नहीं सकती। ये लोग वो बीमारी है जो जाकर भी नहीं जाते। जल्दी जल्दी काम कर लूं, फिर सफाई कर दूंगी, क्योंकि इन वायरसों के रहते हुए मेरी जिंदगी तो ऐसे ही बर्बाद है। बबीता को पता नहीं चला, पर उसने ये सब कहना तभी शुरू कर दिया था जब मधुरिमा जी रसोई से पूरी तरह गई भी नहीं थी। उसके बाद तो मधुरिमा जी का पांव वहीं चौखट के पास ही अटक गया था और उन्होंने बबीता की सारी बात सुन ली थी। उनकी आंखें भर आई, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा और चुपचाप सबके साथ बैठ गई जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इधर बबीता का ध्यान काम में कम अपनी माँ से बतियाने में ज्यादा था, तो जीरे मिर्च का तड़का जल गया। वो खांसने लगी, उसकी आंखों से आंसू आ गए। कुछ ऐसी गंध पूरे घर में फैल गई कि वो फोन बंद करके छींकते खांसते रसोई से बाहर निकली। कौशल बोला, बबीता आखिर तुम रसोई में कर क्या रही थी? तुम्हारा ध्यान कहाँ था? अच्छा, तो तुम अपनी माँ से बातें कर रही थी। अरे गैस बंद की है कि नहीं? इतना कहकर कौशल ने पहले रसोई की सारी खिड़कियों को खोला, दरवाजे खोले, फिर पंखा ऑन किया ताकि वो गंध खत्म हो। कुछ देर में सबने राहत की सांस ली, पर बबीता की खांसी तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। मधुरिमा जी ने उसे पानी देकर बिठाया और किचन संभाला। शायद यही तो चाहती थी बबीता, इसीलिए लगे हाथ खांसी और छींक का कुछ ज्यादा ही नाटक भी कर लिया था उसने। मधुरिमा जी रसोई में लग गई और सारा नाश्ता तैयार किया। यहाँ बबीता सबके साथ टेबल पर बैठ गई, वहीं उसे नाश्ता भी मिल गया। दोनों बच्चे खाने लगे और बोले, मम्मी देखो दादी ने कितना टेस्टी पराठा बनाया है, मैं एक और खाऊंगा। बबीता को भी ताजी धनिया और आंवले की चटनी के साथ गर्मा गर्म पराठे बहुत अच्छे लग रहे थे। फिर भी उसका दिल अंदर से कुढ़ रहा था। उसकी जबान से कुछ नहीं निकला, अपितु वो खांसने का बहाना करके वहां से चली गई। अब हर रोज वो खांसी सर्दी का बहाना लेकर अपने कमरे में ही बैठी रहती और सारा काम मधुरिमा जी से करवाती। उसे पता था मधुरिमा जी की आदत है खुद से काम करने की, वो रीना को काम नहीं करने देंगी। तो उसने रीना से कहा कि तुम बस झाड़ू पोछा करो, जब ये चली जाएंगी तब ज्यादा पैसा देकर मैं सारे काम करवाऊंगी। धीरे धीरे बबीता ने महसूस किया कि उसकी खांसी और सर्दी जा नहीं रही है, यहाँ तक कि उसकी सांस फूलने लगती है, हल्का सिर दर्द और बदन में हरारत भी रहती है। अब उसे डर लगने लगा था कि कहीं सच में उसे कोई बीमारी तो नहीं हो गई। कौशल ने उसे डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टरों ने कहा कि ये नया वायरस है, इसमें थोड़ी सी हिदायत बरतनी होगी।
इधर किशोर बाबू और मधुरिमा जी ने सारा घर संभाल लिया। कौशल बाजार से सामान ले आता था। बच्चे दादा दादी के साथ रहते रहते जिम्मेदार हो गए थे। वक्त मिलने पर कौशल माँ की मदद कर देता। इस तरह से माँ बेटे को एक दूसरे के साथ वक्त बिताने का मौका मिल जाता। ये सब देखकर बबीता अंदर ही अंदर आग बबूला हो जाती थी। एक रोज मधुरिमा जी बबीता के सारे कपड़े धोकर समेटकर उसके कमरे में रखने आई और बबीता को चाय देते हुए उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, बहू, तुम चिंता मत करो, हम सब मिलजुल कर तुम्हारे घर को संभाल लेंगे। माँ बाप कोई बीमारी नहीं होते, बल्कि दवा होते हैं, जिनके सामने दुनिया की कोई भी बीमारी टिक नहीं पाती। ये बात तुम आज नहीं तब समझोगी जब मेरी जगह तुम और तुम्हारी जगह तुम्हारे बच्चे होंगे। बबीता की आंखें शर्म से झुकी हुई थी। वो समझ गई कि उस दिन की सारी बातें शायद मधुरिमा जी ने सुन ली थी। मधुरिमा जी हंसकर बोली, तुम जल्दी ठीक हो जाओगी, चलो अब एक बार थर्मोमीटर लगाकर देख लो। जैसे ही थर्मोमीटर निकालकर बबीता ने देखा, वो हैरान थी। बुखार कम हो गया। मधुरिमा जी की स्नेह से भरपूर निश्चल सेवा से बबीता की आंखें भर आई। अचानक से बबीता रोने लगी और बोली, मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए। जब कौशल को बुखार आया था, मैं उनके पास जाने से कतराती थी। यहाँ तक कि अपने बच्चों को भी उनके पास नहीं जाने देती थी। मैं तो इस घर में पराई हूँ, फिर भी आप सब ने मेरे साथ कभी भेदभाव नहीं किया। मैं मूर्ख जो अपने सास ससुर को संक्रमण समझती रही, पर असल संक्रमण तो मेरे दिलो दिमाग में था, जिसका इलाज बाहरी संक्रमणों से पहले करना जरूरी है। इतना कहते कहते वो मधुरिमा जी के पैरों को पकड़कर रोने लगी। उसकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बह रहे थे। वो बस इतना ही कह रही थी, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपको और पापा जी को बीमारी समझती थी, पर असल में मैं खुद में ही एक बीमारी लिए घूम रही थी, जिसे आपके प्यार ने मार डाला। इतना कहकर वो फूट फूट कर रोने लगी। बबीता की दवाई लेकर आए कौशल ने जब अपनी माँ और पत्नी की बातें सुनी तो दरवाजे पर ही उसके पांव रुक गए। थोड़ी देर बाद मुस्कुराकर वो अंदर आया और बोला, तुम तो बड़ी तेज निकली, अपनी सास के साथ साथ मेरी माँ को भी मुझसे छीन लिया। कौशल ने बबीता को कभी ये एहसास नहीं होने दिया कि उसने उसके और उसकी माँ के बीच हुई बातों को सुन लिया था, क्योंकि रिश्तों में कभी कभी कड़वे घूंट पीकर भी रिश्तों को संवारा जा सकता है। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।